मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सदैव स्वस्थ एवं मस्त रहें, इसके लिए मैं ईश्वर से सदैव शुभाकांक्षी हूँ। आज हम आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 1 के पाठ 14 चंद्रग्रहण से लौटती बेर पाठ को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो आइए कविता आरंभ करने से पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के वादा जिले में कामासीन गांव में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद से कॉलेज शिक्षा प्राप्त की तथा आगरा विश्वविद्यालय से LLB की। इन्होंने वादा में वकालत करते हुए राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जीवन में सक्रियता बनाए रखी। केदारनाथ जी युवा काल से ही रचनाएं लिखने लगे थे। उनके अध्यापक शिलीमुख ने उनके लेखन को प्रोत्साहन दिया। उनकी कुछ कविताएं माधुरी पत्रिका में छापी गईं। बड़े होकर वो प्रगतिशील आंदोलन के साथ जुड़ गए। वे हरिऔध जी तथा रसाल जी के संपर्क में रहे। सन 2000 में उनका देहावसान हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक, इन तीनों रचनाओं का संकलन फूल नहीं रंग बोलते हैं में किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य संग्रहों के नाम हैं आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काव्यगत विशेषताओं की अगर बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इसलिए उनकी कविताओं में वास्तविक जीवन की कटुताओं के यथार्थ वर्णन मिलते हैं। उन्होंने प्रकृति के भी यथार्थ चित्रण की है। चना, अलसी, सरसों, सारस, बगुला, तोता आदि के स्वर सहज ही जीवन के चित्र हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन में पल रहे मानवीय प्रेम और श्रृंगार के भी सरस वर्णन किए हैं। समाज में चल रहे शोषण और संघर्ष पर भी उनकी पैनी दृष्टि रही है। भाषा शैली की अगर बात करें तो अग्रवाल जी की भाषा लोक भाषा है। वे जनता में प्रचलित शब्दों का मनोरम प्रयोग करते हैं। न उनमें शिल्प की जटिलता है न भाव की। वे हृदय की बात को कलात्मक भाषा में प्रस्तुत कर देते हैं। संगीत और लय पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उनकी कविताएं गेय भी हैं और पाठ्य भी। शब्दार्थ देखते हैं। देख आया चंद्रग्रहण से लेकर के प्रेम की प्रियभूमि उपजाऊं अधिक है। बीते का अर्थ है बित्ता, अर्थात हाथ के पंजे को चौड़ा खोलने पर अंगूठी के सिरे से कनिष्ठिका के सिरे तक की लंबाई का नाप। ठिगना का अर्थ है छोटे कद का या कम ऊंचा, मुरैठा, साफा या पगड़ी। अलसी, टीसी, एक पौधा जिसका नीला फूल होता है। हठीली, जिद्दी। सयानी, युवा कन्या, हाथ पीले करना, विवाह करना। फाग, होली के दिन में गाया जाने वाला गीत। स्वयंवर, विवाह की एक रीति जिसमें कन्या अपने लिए अपनी इच्छानुसार वर का वरण करती है। अनुराग, प्रेम, विजन, सुनसान स्थान। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्रग्रहण नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते समय उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उसका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है। इसमें कवि ने अपनी उर्वर कल्पना का परिचय दिया है। उसे चने का पौधा सजे धजे दूल्हे के रूप में दिखाई पड़ता है। अलसी हठीली नायिका दिख पड़ती है। सरसों विवाह मंडप में बैठी दुल्हन जान पड़ती है। कवि कल्पना करता है कि प्रकृति में मानो स्वयंवर का दृश्य चल रहा है। सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब उसे बड़ा सा चांदी का गुलखंबा प्रतीत होता है। पत्थर पानी पीते हुए पशु वत्स प्रतीत होते हैं। इस प्रकार कवि ने कल्पना शक्ति के द्वारा नवीन, उर्वर
और सुंदरता का परिचय दिया है। साथ ही उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। आइए कविता की व्याख्या देखते हैं। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बाधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना नामक गांव देख आया हूँ, यानी चंद्रगहना गांव में रह करके मैं अब लौट रहा था। गांव के प्राकृतिक दृश्यों की जी भरकर निहारने के लिए मैं खेत के मेड़ पर अकेला बैठा हुआ हूँ। खेत का मेड़ दो खेतों के बीच का वह भाग जो छोटा बांध का काम करता है तथा रास्ता का भी कार्य करता है, वह मिट्टी का ऊंचा स्थान। और क्या कहते हैं, मैं क्या दृश्य देख रहा था कि मेरे सामने चने के छोटे छोटे ठिगने पौधे खड़े हैं। ठिगना यानी छोटे कद का, जो एक बालिश्त के बराबर होंगे, यानी एक बीते के बराबर होंगे। चना का रूप कैसा है? हरा है और ठिगना है। हरा उसकी प्रसन्नता का परिचायक है और उसमें आने वाले फूल, उसके ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल ऐसे सज रहे हैं मानो चना महोदय ने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी है। ऐसी कल्पना एक कवि हृदय ही कर सकता है कि उस हरे भरे चने को प्रसन्नता का परिचायक मानकर और उसकी गुलाबी जो फूल हैं वह ऐसे लग रहे हैं जैसे उसने अपने सर पर साफा बांध रखा है। कवि का हृदय ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आगे क्या कहते हैं? पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल की सिर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको। चने की क्यारी के पास ही अलसी भी उगी हुई है। बहुधा चना, अलसी, सरसों इत्यादि मिलाकर के ही बोए जाते हैं। उसने चने के पौधे में उगकर मानो हठपूर्वक अपना स्थान बना लिया है। जैसे कोई किसी के दिल में अपना जगह बना ले, वह कार्य तीसी कर रही है। इसीलिए कवि ने उसे हठीली कहा। उसका शारीरिक सौंदर्य कैसा है? वह शरीर से बहुत पतली है, उसकी कमर लचकदार है, उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग के फूल खिल रहे हैं। चने में कैसा फूल था? गुलाबी रंग का। और तीसी में यानी अलसी में कैसा फूल है? वह नीले रंग का फूल है। अलसी के ऐसे शोभायमान रूप को देखकर ऐसा लगता है मानो वह अपनी मूक भाषा में दर्शक से कह रही है कि जो कोई मुझे प्यार से छुए उस पर मैं अपना प्यार भरा हृदय न्यौछावर कर दूं, माने अब मैं अपने हृदय का उसे दान दे दूं। इन पंक्तियों में प्रकृति का अत्यंत सुंदर, सजीव, रमणीय और काल्पनिक चित्रण हुआ है। चने का मानवीकरण किया गया है। भाषा अत्यंत सरल, सादी और स्थानीय बोली के शब्दों से अलंकृत है। एक बीते के बराबर में उपमा और अनुप्रास अलंकार है। भाषा चित्रात्मक है क्योंकि कविता पढ़ते ही वह दृश्य सामने उपस्थित हो जाती है। अलसी को प्रेमातुर नायिका के रूप में प्रस्तुत करके कवि ने एक काल्पनिक, रमणीय, सुंदर चित्र खींचा है। यह अत्यंत ही मनोहारी है। भाव अत्यंत सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। नीले फूल में अनुप्रास अलंकार है। स्वर मैत्री, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली में किया गया है।
आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज कैसे। यहाँ पर मधुमास का महीना जो फागुन महीना होता है उसका अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चारों तरफ जैसे फागुन गीत गा रहा हो और इस समय रवि का फसल अपनी चरम उत्कर्ष पर होता है, सारे फसलों में फूल आ गए होते हैं, सरसों पीले फूलों से आच्छादित हो जाता है, वातावरण एकदम चटक पीले रंग में डूब जाता है। ऐसे समय में पौधों का क्या स्थिति होता है, सरसों के फूल की क्या स्थिति होती है, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सरसों के रूप सौंदर्य और हर्ष उल्लास के बारे में तो कुछ भी मत पूछो, सब जगह उसका चटक पीला रंग बिखर गया है। वह इतना प्यारी और आकर्षक तथा मनभावक लग रही है जैसे कोई कन्या युवा होने पर शादी योग्य हो गई हो। उसके पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसने शादी के वस्त्र पहन लिए हों और सज धज कर विवाह मंडप में पधार गई हो। क्योंकि पिछले पंक्तियों में कवि ने कहा है कि चना जो ठिगना है और अपने सर पर गुलाबी मुरैठा बांध लिया है, तो दूल्हे का झांकी उन्होंने प्रस्तुत किया है। ऐसे में सरसों की क्या स्थिति है, वह युवा कन्या की तरह पीला वस्त्र पहन लिए। हमारे संस्कृति में जब कन्याओं का विवाह होता है तो उन्हें पीला वस्त्र पहनाया जाता है। तो चूँकि फूलों से आच्छादित सरसों का जो पौधा है वह ऐसा लग रहा है जैसे उसने पीले वस्त्र पहन लिया है और वह एक युवा कन्या के रूप में प्रस्तुत हुई हो। ऐसी खुशी के अवसर पर मानो फागुन का महीना स्वयं फाग का गीत गाता हुआ चला आ रहा है। विवाह का अवसर है तो गीत तो होना स्वाभाविक है। तो चूँकि चारों तरफ हर्षोल्लास फैला हुआ है, इसलिए प्रकृति मानो खुद गीत गा रहा हो। आगे क्या कहते हैं कवि, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति के अनुराग चंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊं अधिक है। कवि कहते हैं कि प्रकृति आज इतनी प्रसन्न है मानो स्वयंवर के लिए तैयार खड़ी है। यहाँ बैठकर मैं प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को देखकर सोचता हूँ कि नगरों की चहल पहल, भीड़ भाड़ और शोरगुल पूर्ण जीवन में कितना स्वार्थ है, पारस्परिक प्रेम का अभाव है। वहाँ न केवल सभी लोग स्वार्थ केंद्रित हैं, बल्कि वे अपने ही हृदय में छिपे प्रेम भाव को नहीं देखते। यानी शहर का जो जीवन है वह इतना व्यस्त है, इतना स्वार्थ से भरा हुआ है कि वहाँ प्रेम का सर्वथा अभाव है। लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, कोई सच्चे हृदय से किसी को प्रेम नहीं करता, जबकि यह प्रकृति अपनी प्रेम का चरम उत्कर्ष प्रस्तुत कर रही है। उनकी तुलना में तो यह एकांत शांत प्रकृति कितना सौंदर्यपूर्ण है। हवा से हिलते ये पौधे मानो अपना आंचल रूपी हाथ हिला हिलाकर अपने हृदय का अनुराग प्रकट कर रहे हैं और हमारे मन को बरबस अपनी ओर खींच रहे हैं। कवि कहता है कि इसलिए मैं सोचता हूँ कि व्यापारिक नगरों के जीवन की तुलना में प्राकृतिक वातावरण में मानव हृदय के सोए प्रेम भाव को जगाने की क्षमता अधिक है, क्योंकि व्यापारिक नगर में हर चीज़ को लोग व्यापार के रूप में देखते हैं, व्यापार से आंकते हैं, इसलिए वहाँ प्रेम का सर्वथा अभाव पाया जाता है।
यहाँ पर सरसों और फागुन मास का मानवीकरण किया गया है। सरसों को विवाह योग्य सयानी कन्या के रूप में तथा फागुन को गायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाथ पीले कर लिए हैं में श्लेष अलंकार है, इसमें दो अर्थ है। पीले फूल आ गए हैं, विवाह योग्य हो गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। अनुप्रास अलंकार की भी छटा है, जैसे सबसे सयानी। और स्वर मैत्री है, फाग गाता मास फागुन में आ की आवृत्ति की गई है। प्रकृति का अत्यंत सुंदर काल्पनिक प्रेममय और रमणीय चित्रण किया गया है। अनुराग अंचल में रूपक अलंकार है। प्रेम की भूमि में अनुप्रास अलंकार है। गांव और व्यापारिक नगर की तुलना अत्यंत ही मनोरम ढंग से प्रस्तुत